Hi guys, welcome to Achieve CAPF. This is Devendra Rathi, selected as Assistant Commandant in ITBP. As you are aware that the UPSC CAPF 2025 notification is out on 5th of March, and there are some significant changes into this year's recruitment process. काफ़ी सारी changes हैं. यूपीएससी ने दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे 5 मार्च को. बेसिकली द फर्स्ट इज़ दिस नोटिस नंबर 9/2025. ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है. इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट आया था जिसमें उन्होंने नोटिस डाला है, जिसमें काफ़ी सारी चेंजेस उन्होंने बताए थे. फॉर्म किस हिसाब से रिजेक्ट होते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को जो वहाँ डिस्कस नहीं हुई थी, प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका इस साल की जो नोटिफिकेशन है उसको ढंग से एक डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक बारी. खासकर उन चीज़ों को जिन चीज़ों पे ज़्यादा डाउट होने वाला है और जिन चीज़ों में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं. तो देखो, सबसे पहले तो आपको 25 मार्च तक फॉर्म भरना है. आराम से भरना, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. द रीज़न इज़ सिंपल. देखो इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपको 4 स्टेजेस में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. आपका पार्ट 1 इज़ OTR, नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट इज़ योर डैफ. तो डैफ तो पहले ही भरवा रहे हैं, तो डैफ भरने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, ये उन सभी बच्चों को ऑलरेडी पता ही है जो पिछले साल और ये उससे पिछले साल डैफ भर चुके हैं. तो आपको पता ही है कि डैफ के हिसाब से भरना है. डैफ आपका ब्लूप्रिंट है आपके इंटरव्यू का. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस. तो अपना आराम से टाइम लेना और इसको भरना. बाद में ज़्यादा चेंजेस करने का टाइम आपको मिलेगा नहीं. नेक्स्ट इज योर फीस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है ना कि OTR जो आपका पार्ट 1 है उसी में काफ़ी बड़े चेंजेस हो गए हैं. देखो, जिन लोगों ने CSE 2025 का एग्ज़ाम भरा है उनको पता है कि अब वो OTR में बहुत सारी चीज़ें भरवाते हैं. फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस भराएंगे, आपका जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं 10th 12th, उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर फैमिली इनकम के बारे में पूछ रहे हैं, फैमिली के बारे में भी पूछ रहे हैं, आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी हॉबी, सब कुछ आपसे OTR में अभी फ़िलहाल पूछ रहे हैं. तो OTR को ढंग से भरना, पहले सोच समझ के भरना, क्योंकि ये सोच के कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो. ऐसा मत सोचना कि आप सिर्फ रिटर्न देने जा रहे हो, बाद में चेंजेस नहीं होंगे, इसका भी ध्यान रखना. एंड OTR प्रोफाइल में इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि चेंज कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा एक वैलिडेशन लगा दी है कि यू आर अलाउड टू चेंज दी OTR प्रोफाइल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम. जब भी आप फॉर्म भरोगे, फॉर एग्जांपल आपने अभी कोई फॉर्म भरा, अभी आपने CAPF का फॉर्म भरा, सपोज आपने भर दिया, तो 25 मार्च के बाद 7 डेज़ और ऐड कर दो इसमें, दैट इज़ 1 अप्रैल तक ही आप अपने OTR में चेंजेस कर सकते हो. इसके बाद नहीं कर सकते हो. दो चीज़ें हैं, एक आपका OTR की प्रोफाइल अलग है और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलग है. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से भरी जाएंगी. हालांकि दोनों चलेंगी UPSC ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे ही, बट दो अलग चीज़ें हैं, इनको इंटरमिक्स मत करना, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो. OTR में आप जो चीज़ें भरोगे वो अलग है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरोगे वो अलग है. दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन अलाउ की जाएंगी. कब की जाएंगी? 1 अप्रैल 2025 तक, दैट्स इट. यदि आपको लगे गलती होगी तो चेंज कर लेना. उसमें भी आप हर चीज़ चेंज नहीं कर पाओगे. कौन कौन सी चेंज कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ. देखो, ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये वाली जो लिखी हुई हैं, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर. उसके अलावा आपकी ईमेल आईडी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ईमेल आईडी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे. आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो में. देखो, क्लास 10th का रोल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपने गलती से गलत भर दिया है तो. पहली बात तो गलत मत भरना, जो आपकी मार्कशीट में लिखा है वही भरना, क्योंकि ये बेस माना जाएगा आपकी दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, जो आपकी PST और PT दोनों के टाइम पे होगी. तो क्लास 10th का रोल नंबर ध्यान से भरना. आप अपना नेम भी चेंज करा सकते हो अगर आपने किया है. फॉर एग्जांपल जो मैरिड गर्ल्स होती हैं वो शादी के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है. अब UPSC ने जेंडर चेंज करने के लिए क्यों बोला है कि आप कर सकते हो, मुझे नहीं पता. हो सकता है उनकी थिंकिंग ज़्यादा लिबरल हो, बट दिस इज़ इट. ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं. एक बार भर दी तो भर दी. नेक्स्ट इज़, अगर आपका मोबाइल नंबर गुम हो गया है बट आपके पास ईमेल का एक्सेस है. देखो, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं. फर्स्ट इज़ योर मोबाइल नंबर, सेकंड इज़ योर ईमेल. ये दोनों से वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. बट उन्होंने बोला है कि अगर आपका एक चीज़ गुम हो जाए, मान लो फ़ोन कोई चोरी करके ले गया,
तो आप ईमेल से कम्युनिकेशन करोगे यूपीएससी के साथ और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। उस केस में ओटीपी ईमेल पे आएगा। वेयर एज केस नंबर 2, यदि आपकी ईमेल गुम हो जाए, आप पासवर्ड भूल गए हो बट आपके पास मोबाइल नंबर है, तो भी आप काम चला सकते हो। आप उस केस में मोबाइल नंबर पे ओटीपी लेके चेंज कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी को। और कुछ लेजेंड्स होंगे जिनकी दोनों ही चीज़ें गुम हो जाएंगी, तो उनके लिए भी उन्होंने बताया है कि आप ये 4 चीज़ें यूपीएससी को बताओगे और फिर इस ईमेल आईडी पे भेजोगे और उसके बाद वो आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करने के लिए बता देंगे। देन देर विल बी सम स्टूडेंट्स जिनके नेम में मिसमैच है। फॉर एग्जाम्पल, उनके आधार कार्ड में नाम जो लिखा हुआ है वो सपोज अनिल लिखा हुआ है, बट उनकी जो 10th की मार्कशीट थी या ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसके अंदर उनका अनिल कुमार लिखा हुआ है, तो ये नेम मिसमैच हो गया। या हो सकता है स्पेलिंग में आपकी मिसमैच हो जाए। तो उस केस में यूपीएससी ने बताया है कि आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करनी पड़ेगी जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों सेम ही व्यक्ति हैं, और वो जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो आपको अपने साथ संभाल के रखनी पड़ेगी क्योंकि बाद में आपको दिखानी भी पड़ेगी। और अगर आपके पास अभी वो गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड नहीं है तो इन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, उस जब रिटर्न रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको ये एक विंडो देंगे टाइम फ्रेम की। उस टाइम फ्रेम के अंदर भी आप ये गैजेट नोटिफिकेशन की जो भी आपकी पीडीएफ है इसको अपलोड करके यूपीएससी को बता सकते हो कि ये दोनों सेम ही नाम है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोग इनको बहुत हल्के में लेते हैं। अगर आपके नेम में थोड़ा भी मिसमैच है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आती है। आई हैव फेस्ड 3 to 4 DVs इन माई लाइफ एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको बाद में वहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर वो एफिडेविट ले लेके घूमते हैं और यूपीएससी बाद में मानती नहीं है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट चेक करना। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, आपका जो भी फ़ोटो आईडी कार्ड है उन पे सेम नाम लिखा होना चाहिए। स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। सरनेम लिखा है तो वो भी एग्जैक्टली द सेम लिखा होना चाहिए। कई लोग सरनेम आगे लिखते हैं, कई पीछे लिखते हैं, तो वो सेम ही रहना चाहिए। फिर इन्होंने बताया है कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो 1 अप्रैल 2025 तक। यहाँ पे इन्होंने साफ बता दिया है। देखो, OTR को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, और 1 अप्रैल 2025 तक कर सकते हो। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या चीज़ें कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो वो मैं बता चुका हूँ कि OTR में क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपके फ़ोटो आईडी कार्ड जो हैं वो ये सारे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, यही माने जाएंगे, इसके अलावा वो नहीं मानेंगे। ये भी आपको अच्छे से रिट्रीव करना पड़ेगा, अपना ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे हर जगह पे आपको वही सेम फ़ोटो आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आपको दिखाना पड़ेगा इन अ फिजिकल फॉर्म। नेक्स्ट इज़ उन्होंने बताया है कि लास्ट डेट क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड अब कब इशू होंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस लाइन के हिसाब से आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको 25 जुलाई 2025 को मिल जाएंगे। प्लस इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ऑलरेडी आपको पता ही है। नाउ दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट चेंज जो यूपीएससी ने किया है। बेसिकली पहले आपकी जो इंटरेक्टिव सेल, जो आपका हेल्प डेस्क होता था, उसके 3-4 नंबर दिए थे बट उनको कोई उठाता नहीं था। तो अब यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने एक अलग से हेल्प डेस्क बना दिया यूपीएससी CAPF के लिए। उसका नंबर ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसको मिसयूज़ मत करना अपने ख़राब डाउट्स पूछने के लिए। अगर आपने वीडियोज़ ढंग से देखी है तो आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है, बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके यूपीएससी की हेल्प ले सकते हो। देखो, ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि देखो मैंने 2024 की नोटिफिकेशन का स्नैप यहाँ लगाया हुआ है। तो जो 8th पॉइंट पहले वो देते थे वो ये देते थे कि फेलिसिटेशन काउंटर है और ये सारे नंबर हैं, बट ये नंबर कोई उठाता तो था नहीं। अब जो नया नंबर है वो देखो इन्होंने नंबर टोटली चेंज कर दिया है। ये पहले वाला कोई भी नंबर इसमें है नहीं, ये नया नंबर है टोटली। तो ये इन्होंने चेंज कर दिया है और ये नया नंबर होपफुली अब वो उठा लेंगे। नेक्स्ट इज़ योर फोटोग्राफ। बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो पिछले साल ही उन्होंने चेंज कर दी थी, तो आपको पता ही है। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़, अगर आप बियर्ड, मुस्टैच या स्पेक्टिकल्स में अपनी फ़ोटो अभी अपलोड कर रहे हो ना, तो आपको तीनों स्टेजेस, दैट इज़ योर रिटन, योर फिजिकल एंड योर पर्सनैलिटी टेस्ट, तीनों में सिमिलर अपीयरेंस के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी आपने बियर्ड में लगा दी है, बाद में आप कटवा के जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। इसलिए अभी सोच लेना कि क्या करना है आपको। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ऑलरेडी पता ही है ये क्या होता है। पढ़ना है तो इसको पॉज करके पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पॉइंट नंबर 13। देखो, इन्होंने साफ बताया है दैट द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ द CAPF एग्जामिनेशन हैज़ बिन रिवाइज्ड। इन्होंने पैटर्न को रिवाइज किया है। देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द नोटिस
एंड रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन केयरफुली। देखो नोटिस के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के बता दिया है कि उन्होंने क्या चीज़ों को चेंज किया है। नाउ द थिंग इज़ कि इन्होंने चेंजेस तो किए हैं, बट इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिख के छोड़ दी है कि हमने ये जो चेंजेस हैं वो जो गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन पब्लिश हुई थी 5 मार्च को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करी थी, उसमें हमने चेंजेस बता दिए हैं। बट आज 6 मार्च को मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गैजेट ऑफ इंडिया दोनों की वेबसाइट चेक की थी, तो मुझे ऐसा कुछ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है। जब मिलेगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मोस्ट जो चेंजेस हैं वो इन्होंने नोटिफिकेशन और नोटिस दोनों में बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आपकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनका एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सीआरपीएफ में तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, सीआईएसएफ में हमेशा 90 के आसपास रहती हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज़ आईटीबीपी। आई डोंट नो कि आईटीबीपी में 4 वैकेंसीज़ क्यों हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इनकी तो बटालियंस भी रेज्ड हुई थी। अब आईटीबीपी ने एक नया हॉस्टल भी बनाया है अपने ऑफिसर ट्रेनीज़ के लिए, तो नया हॉस्टल बना दिया, बट देन वैकेंसीज़ तो 4 ही हैं। देखते हैं क्या होता है आईटीबीपी के बारे में। Anyways, the total number of vacancies stands 357, which is a good number, and these vacancies are liable to alteration। बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। 2021 में, 23 में और 24 में बढ़ी थी, सिर्फ 22 एक ऐसा साल था जिसमें घट भी गई थी। देखो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जो मैंने नोटिस वाली वीडियो डाली थी उसमें बता चुका हूँ क्या क्या चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोर्स प्रेफरेंस वगैरह वो सब। अब फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि हम 15 दिन की विंडो देंगे। देखो नोटिस वाली वीडियो में बताया था मैंने कि आपको एक विंडो मिलेगी, तो 15 डेज़ की विंडो मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, तो सपोज 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आता है सपोज, तो उसके नेक्स्ट 15 डेज दैट इन 18 अक्टूबर तक आपको एक विंडो दी जाएगी। इस विंडो के अंदर अंदर आपको अपना जो फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर आपकी डिग्री, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो स्टेटस है वो उनको बताना पड़ेगा, आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। शायद वही लास्ट डेट होगी इस बार। उसके अंदर अंदर अगर आपने बता दिया तो ठीक है, वरना फिर ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज़ वन अनदर बिग चेंज, क्योंकि पिछले साल या उससे पहले क्या होता था कि जो डैफ की लास्ट डेट होती थी डैफ भरने की, उसको ये मानते थे कि लास्ट डेट है आपको आपकी डिग्री सबमिट करने की, बट इन्होंने उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया है। अब रिटन एग्जाम आने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, तो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये। एंड वैसे तो आ ही जाती हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट, आई थिंक जुलाई के मंथ में या अगस्त के मंथ में आ ही जाती है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि इन्होंने ये बोला है कि जो ये 15 डेज़ की विंडो हम प्रोवाइड करेंगे, इस विंडो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें बतानी होंगी, मतलब आप अपडेट कर सकते हो। दे विल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू अपडेट। क्या क्या चीज़ें? आपका एड्रेस, आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान लो आपने पीजी कर ली हो, आपकी अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विस फोर्स प्रेफरेंस, आपने इस साल भरी है या पिछले साल जो भरी थी उसके बारे में डिटेल्स। तो बाद में आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ऐसा इन्होंने पॉइंट 2.1b में बोला है। बट नोटिस में बोला था कि पहले भरना है, तो हो सकता है पहले भराएंगे, लेकिन बाद में 15 दिन में आपको दोबारा से चांस दे देंगे कि आपको फोर्स प्रेफरेंस में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा यार कि अभी ही अपनी फोर्स प्रेफरेंस बहुत ही सोच समझ के भर लेना, बाद के चक्कर में मत बैठना। अगर बाद में मिल जाए मौका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो एटलीस्ट यू विल प्ले सेफ। द नेक्स्ट बिग चेंज इज़ कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दिया है, उनको एक रिलैक्स रिलीविंग फैक्टर प्रोवाइड किया है कि अब जो ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 साल तक के टेन्योर में आप बनवा लो। मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 25 मार्च 2025 के बीच का सर्टिफिकेट होगा तो चल जाएगा। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है। एंड बाकी जो इनके रिगार्डिंग जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो चाहिए था वो मैं नोटिस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी आप कम्युनिटी रिजर्वेशन अवेल करते हो तो आपकी जो कास्ट होगी वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। उस लिस्ट में एक लिस्ट है जो आप देखोगे, आप जब OTR भरोगे तो एक लिस्ट आएगी, उसमें आपको कास्ट्स मिलेंगी, तो आपकी कास्ट की स्पेलिंग एग्जैक्टली द सेम होनी चाहिए जो उस लिस्ट में प्रेजेंट है। यदि स्पेलिंग मिसमैच है तो फिर आप कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं ले पाओगे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना।
और जब आप भरोगे, आपको अपनी कास्ट भरनी भी पड़ती है, तो उसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली द सेम होनी चाहिए जो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है और आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। नेक्स्ट कम्स द इन्फॉर्मेशन फॉर द EWS कैंडिडेट्स। यहाँ पे इन्होंने बताया कि वही सब एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपना जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो इसके बीच में होगा। यहाँ पे मैंने डेट्स लिख दिए हैं, वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पे भी इन्होंने पूरा 1 साल दिया है ऑलमोस्ट, कि इस 1 साल के अंदर अंदर आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका जो EWS का सर्टिफिकेट होगा तो UPSC उसको मान लेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट होता है जब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात आती है। लोग एज में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत सारे डाउट पूछते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। देखो सिंपल है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 20 मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 25 है। तो अगर आप, मैंने डेट्स ही लिख दी है यहाँ पे, ठीक है, 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में यदि आप पैदा हुए हो, इंक्लूडिंग बोथ दीज डेट्स, अगर आप 2 अगस्त को भी हुए हो और 1 अगस्त 2005 को भी पैदा हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। यदि इन डेट्स पे आप बॉर्न हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब SC/ST के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, तो अगर आप इन डेट्स के बीच में बॉर्न हो तो भी आप एलिजिबल हो। OBC के केस में इन डेट्स के बीच में, तो मैंने यहाँ पे डेट्स लिख दी हैं। बाद में छोटे छोटे डाउट्स मत पूछना, वीडियो पॉज करके यहाँ से देख लो कि आपको लगता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इन 2 डेट्स के बीच में या इन 2 डेट्स के ऊपर भी लाई करती है तो आप एलिजिबल हो। सो नेक्स्ट इज़ द रिलैक्सेशन। तो आपको मैंने बता दिया था SC/ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है, एंड जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी 5 इयर्स ही है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन। क्यूमुलेटिव मीन्स, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कैंडिडेट जो कि SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, वेयर एज वो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तो उनको 5 इयर्स की मिलेगी। तो जो कम्युलेटिव रिलैक्सेशन होगी वो 10 इयर्स हो जाएगी। फिर बाद में अगर आप दोनों चीज़ों को बिलोंग करते हो तो 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, तो फिर आप 35 साल की एज तक एग्ज़ाम दे सकते हो। OBC कैंडिडेट्स के लिए फिर ये अगर कम्युलेटिव है, अगर कोई OBC कैंडिडेट है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उनको 8 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और यदि कोई सिर्फ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको सिर्फ 5 इयर्स की मिलेगी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से बहुत डाउट्स आए थे पिछले साल। देखो यहाँ पे इन्होंने नोट 6 दिया है, एंड ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने एक बार डेट ऑफ बर्थ भर दी तो फिर वो भर दी, उसको आप चेंज बाद में मत करना। वो आपको मौका भी नहीं देंगे करने के लिए, वो आपसे फिर बाद में कोई एक्सक्यूज़ सुनेंगे भी नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपने कोई एरर कर दिया था भरते टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कि एक बार आपने भर दी तो वो फाइनल मानी जाएगी और उसके बाद कमीशन किसी भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा ऑन एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनल ईयर कैंडिडेट्स। इन्होंने बोला है कि जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने एक कैच डाला है। वो ये डाला है कि जब आपको प्रेस्क्राइब टाइम मिलेगा, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर बात की थी, जो आपको 15 डेज़ बाद में मिलेंगे रिटर्न रिजल्ट आने के बाद, उसके अंदर या उससे पहले पहले आपको अपना पासिंग का प्रूफ देना होगा कमीशन को, वरना फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द फीस। देखो 200 रुपये भरने हैं, एंड फीमेल एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ही यूज़ करना यार, कैश यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम है। आप पहले वो प्रिंट करोगे जो आपका स्लिप है, फिर वो आप बैंक में जाओगे, जमा कराओगे, फिर उसकी आप डिटेल्स डालोगे। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लिविंग इन 2025, UPI यूज़ करो, फीस भरो और उसका प्रूफ अपने पास रखना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आती है। देखो UPSC ने साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि ऐसे कोई बंदे होंगे जिनको आपकी फ़ीस में प्रॉब्लम आएगी या फिर उनका फिक्टिशियस फीस में नाम होगा, तो उन्होंने बोला है आपको कि जो लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके बाद भी आप प्रूफ देना होगा आपको कि आपने फ़ीस भरी थी। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बाद में टाइम देंगे कि नहीं चलो अब भर दो, नहीं। अगर आपने नहीं भरी तो आप बाहर हो जाओगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। लेकिन अगर आपने भरी थी, आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपने टाइम फ्रेम में भरी थी, बट UPSC को लगता है कि नहीं भरी थी, तो आप उनको प्रूफ दे दो, अपना UPI का जो भी स्क्रीनशॉट है वो दे दो, आप ट्रांजैक्शन ID दे दो, वो क्रॉस चेक कर लेंगे एंड देन आपकी जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसको रिवाइव कर देंगे। देखो इन्होंने साफ लिखा हुआ है
On receipt of documentary proof, genuine fee payment cases will be considered and their applications will be reviewed if they are otherwise eligible. नेक्स्ट इज़ दी मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल. देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ से मैं आपकी कॉग्निसेंस में एक बात लाना चाहता हूँ कि आप देखो डेट ऑफ बर्थ किस क्लोज में डाला हुआ है कि ये वाली चीज़ें आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे. तो डेट ऑफ बर्थ एक बार भर दी तो भर दी, उसके बाद वो चेंज नहीं हो पाएगी, तो ध्यान से भरना. द नेक्स्ट थिंग इज़ रिगार्डिंग दी पर्सनस हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस और या फिर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, तो उनको अपने HOD को बताना है कि आपने अप्लाई किया है, क्योंकि बाद में आपके HOD की तरफ से कोई कम्युनिकेशन UPSC को गया कि इसने मेरे से पूछा नहीं था या मैं इसको परमिशन नहीं दे रहा हूँ, तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है. एंड आई फील कि ये चीज़ें मोस्टली उन लोगों को पता ही होती हैं, क्योंकि जो आपका जो वर्क कल्चर होगा, जो भी आपकी SOPs होंगी, उनमें आपको ऑलरेडी ये चीज़ पहले बता दी गई होगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन. देखो यदि आपने सपोज़ अपना फॉर्म भरा था, फाइनली सबमिट किया था, बट आपने उसका प्रिंट आउट नहीं लिया, आपके पास वो भी नहीं है बट आपको चाहिए, या फिर आप कोई चीज़ मिसप्लेस कर चुके हो, आपका कोई चीज़ सपोज़ ईमेल ID का एक्सेस नहीं है या मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या ऐसी कुछ भी चीज़ आपके साथ हुई है, तो आप कमीशन को ये सारी चीज़ें लिख के अपनी मेल में बता के उनको उनसे हेल्प ले सकते हो आप कि ऐसा ऐसा हो गया है और आप प्लीज़ हेल्प करें. तो कमीशन रिप्लाई करता है. मेरा खुद का डैफ मैंने गुम कर दिया था. आई मीन उसको जो भी जिस हिसाब से मैंने सेव किया था अपने लैपटॉप में, लैपटॉप ख़राब हो गया था और मैंने मेल पे नहीं डाला था, तो फिर मैंने बाद में UPSC से मंगवाया था. तो मैंने एक प्रॉपर मेल लिखी थी प्रॉपर फॉर्मेट में ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए, तो उन्होंने मुझे मेरा डैफ भेज दिया था. सो यू कैन सी कि इस साल जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो सिर्फ ये किए हैं कि ये डैफ पहले भरा रहे हैं, OTR में सारी चीज़ें पहले भरवा रहे हैं एंड आपकी प्रेफरेंसेस पहले भरवा रहे हैं. तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चेंज हुआ है, बट जो स्कीम है, जो एग्जामिनेशन की स्कीम है या फिर जो सिलेबस है, वो एग्जैक्टली द सेम है. आप देख सकते हो कि इन्होंने बोला है कि आप पेपर 1 कराएंगे, फिर पेपर 2 कराएंगे. पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का होगा 250 मार्क्स का, पेपर 2 जो होगा वो GS एशियन कॉम्प्रीहेंशन का होगा 200 मार्क्स का. वो सब कुछ सेम है, मैंने इसको ढंग से देखा है. प्लस आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पिछले साल वाला एग्जैक्टली द सेम है, सब कुछ सेम पैरामीटर्स हैं. आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट भी सब कुछ सेम होगा, 150 मार्क्स का होगा. बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं. देखो सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, यही एग्जैक्टली द सेम सिलेबस है जो पिछले सालों में होता था. सिर्फ जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब इन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 4, 2, 3 एंड 4. यहाँ पे आप देख सकते हो. तो यही चेंज है, इससे ज़्यादा मेजर चेंज कुछ नहीं है. बट देन यार जब आप डैफ भरते हो ना, तो वही आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है. तो इस चीज़ को ध्यान से रखना कि पहले सोच समझ के भरो. एंड देव ऑल्सो एक्सप्लिसिटली मैंशनड दिस लाइन आई गेस 3 to 4 टाइम्स इनटू द सेम नोटिफिकेशन कि आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सारे पार्ट्स भरने हैं बाय 25 मार्च 1800 आवर्स शार्प. एंड सी आपका जो फिजिकल और मेडिकल का स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सारे एग्जैक्टली द सेम है. आई हैव कम्प्लीटली एनालाइज दीज थिंग्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. बाकी ये अंडरटेकिंग और डेक्लेरेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी नोटिस वाली वीडियो में बताया था, तो आप उसको देख सकते हो. एंड आई होप कि आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हैं. एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स.